गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं फिर आप लोगों के सामने कक्षा 12 का वितान भाग 2 से पहला चैप्टर सिल्वर बेडिंग का 5वां भाग वीडियो लेकर के उपस्थित हूँ। इससे पहले वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार से यशोधर बाबू अपने जीजा जी की मदद करने के लिए बात करते हैं, तो उनका बेटा कह देता है कि फूफा जी को देने के लिए हम पैसे नहीं देंगे। तो यशोधर बाबू कहते हैं कि अभी हमारी इतनी पहचान है कि मैं 100 रुपये उधार ले सकूं, कि साख है यानी पहचान है। यशोधर जी कहते हैं कि हमारा तो यही भाई स्वभाव ठहरा, जो हमारे साहब यानी किशन दा करते थे हम उनसे करते हैं। पत्नी उनकी कहती है कि ये झूठ कहते हैं कि इन्हें सामाजिकता का ज्ञान है, जबकि परिवार से इनका कोई लगाव नहीं रहा। बचपन में ही जब छोटे थे तो इनकी माँ मर गई, तो इनका पालन पोषण विधवा बुआ के यहाँ हुआ, जहाँ की बहुत बड़ा लंबा चौड़ा परिवार नहीं था। उसके बाद मैट्रिक पास करने के बाद दिल्ली चले आए, जहाँ की कुंवारे किशन दा के साथ आजीवन रहे। वहाँ भी परिवार का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं था, तो ये क्या जाने। दिल्ली किशन दा तो थे ही जन्म से बूढ़े, तुम्हें क्या सुर लगा जो उनका बुढ़ापा खुद ओढ़ने लगे हो। उनकी पत्नी कहती है कि शुरू में तो आप ऐसे नहीं थे, मैंने देखा है कि शुरू में आप हफ्ते में 2-2 बार फिल्म देखने जाते थे, गज़ल सुनते थे, सहगल के गीत गाते थे, गुनगुनाते थे, सुनते थे। आप ऐसे तो नहीं थे। यहाँ तक हुआ था उस वीडियो में। अब आगे देखिए, यशोधर बाबू स्वीकार करते हैं कि उनमें कुछ परिवर्तन हुआ है, लेकिन वह समझते हैं कि उम्र के साथ साथ बुजुर्गियत आना ठीक है। वो ये मानते हैं कि उनमें कुछ न कुछ परिवर्तन तो हुआ है, लेकिन ये भी स्वीकार करते हैं कि उम्र के साथ भाई परिवर्तन आना ज़रूरी भी है। अगर उम्र के साथ आप परिवर्तन नहीं करेंगे तो सामंजस्य नहीं बिठा पाएंगे। वो बचपन वाले आप टेक रखें, जवानी वाले टेक रखें, तो आप बुढ़ापे में नहीं चल पाएंगे ना। वैसी हड्डी मजबूत नहीं है, वैसी कार्य क्षमता नहीं है कि आप कर सकें। पत्नी से वह कहते हैं कि जिस तरह तुमने बुढ़ाया काल यह बगैर बाह का ब्लाउज पहना, यह रसोई से बाहर दाल भात का खा लेना, यह ऊंची हील वाली सैंडल पहनना और ऐसे ही 50 काम अपनी बेटी की सलाह पर शुरू कर दिए हैं, मुझे तो वे समहाउ इम्प्रॉपर ही मालूम होते हैं। अपनी पत्नी से कहते हैं तुमने जो ये समय के साथ साथ बुढ़ापे का असर नहीं छोड़ा है, कि बुढ़ापे में आकर के कट बाँह का ब्लाउज़ पहनती हो, किचन से बाहर आकर के खाना खाती हो, ऊंची हील की सैंडल पहनती हो, अपनी बेटी के कहने पर तुमने ये बदलाव किया है, ये मुझे कुछ ठीक नहीं लगता है। एनीवे, खैर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ऐसा करने से रोक नहीं रहा। देयरफॉर इसलिए तुम लोगों को भी मेरे जीवन में के ढंग पर कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। सही भी कहते हैं भाई कि मैंने अगर किसी के जीवन में कोई हस्तक्षेप नहीं किया है, तो आप लोगों को भी मेरे जीवन में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। यशोधर बाबू को धार्मिक प्रवचन सुनते हुए ही अपना पारिवारिक चिंतन भी में ध्यान में डूबा रहना अच्छा नहीं लगा। कि भाई बैठे हैं यहाँ पर गीता का प्रवचन सुनने और याद वही घर का, जीजा का, बच्चों की याद आ रही है, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। सुबह शाम संध्या करने के बाद जब वह थोड़ा ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, तब भी मन किसी परम सत्ता में नहीं, इसी परिवार में लीन होता है। जब व्यक्ति ध्यान लगाता है तो सोचता है कि उसे परम सत्ता यानी परम शून्य की आभास हो जाए, आंखों के सामने बिल्कुल अंधेरा एक पॉइंट दिखे,
ज्योति का एक पॉइंट दिखे तब व्यक्ति का समझ लीजिए कि आपका माइंड कंसंट्रेट हो गया है। लेकिन उस समय भी परिवार की ही यादें, परिवार की ही बातें, परिवार की ही चर्चा उनके दिमाग में चलती रहती थी। वे चाहते थे कि ध्यान लगाने की सही विधि सीखें तथा साथ ही अपने से भी कहते हैं कि परहैप्स ऐसी चीज़ों के लिए रिटायर होने के बाद का समय ही प्रॉपर ठहरा। वे चाहते हैं कि कोई ऐसा गुरु मिले, कोई ऐसी तकनीक मिले जिससे कि मैं प्रॉपर तरीके से ध्यान लगा सकूं। लेकिन फिर अपने आप से कहते हैं कि ये ध्यान वगैरह पूजा पाठ सही मायने में रिटायरमेंट के बाद का ही चीज़ है। वानप्रस्थ के लिए प्रेस्क्राइब ठहरी ये चीज़ें, ये ध्यान वगैरह पूजा पाठ, ये सब वानप्रस्थ आश्रम के लिए ही सुझाए गए हैं। प्रेस्क्राइब किए गए मतलब सुझाए गए हैं। वानप्रस्थ के लिए यशोधर बाबू का अपने पुस्तैनी गांव जाने का इरादा है। वानप्रस्थ हमने आपको पहले बताया हो कि आदिकाल में शुरुआत में मानव जीवन को 4 आश्रमों में विभाजित किया गया था। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसमें बचपना से लेकर के और युवा अवस्था तक, यानी कि 0 से 25 साल तक की एज होती थी, जिसमें आप शिक्षा, दीक्षा, उद्योग धंधा इत्यादि सब कुछ सीखते थे। दूसरा गृहस्थ आश्रम, जो 25 से 50 साल, जिसमें कि आप शादी विवाह करके परिवार को आगे बढ़ाने का दायित्व लेते थे और परिवार का पालन पोषण तथा खर्च करते थे। उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम आता है 50 से 75 साल, जिसमें आप धीरे धीरे अब पारिवारिक मोहमाया से विरत होते हुए संन्यास की तरफ बढ़ते हैं। वन इत्यादि में जा कर के ध्यान इत्यादि लगाना, इसलिए रिटायरमेंट के बाद क्या बताया गया है। धीरे धीरे 60 साल आते आते आपको ये सारी चीज़ें कर लेनी चाहिए। उसके बाद आता है संन्यास आश्रम। 75 से 100 साल के बीच में व्यक्ति संन्यास ले लेता है, उसको फिर इस भौतिक जीवन से कोई लेना देना नहीं होता है। वानप्रस्थ आश्रम यानी कि संन्यास आश्रम जब रिटायरमेंट के बाद का जो समझता हो, ये अपने पुस्तैनी गांव जाने का इरादा है रिटायर होकर, फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड, समझे, इस भीड़ भाड़ भरी दुनिया से दूर अपने गांव के शांत वातावरण में ही रहना पसंद करते हैं। इस तरह की तमाम बातें यशोधर बाबू पैदाइशी बुजुर्गवार किसनदा के शब्दों में और उनके ही लहजे में कहा करते हैं, और कहकर उनकी तरह ही वह झेपी सी लगभग एक नकली सी हंसी हंस देते हैं। जब तक किसनदा दिल्ली में रहे, यशोधर बाबू नित्य नियम से हर दूसरी शाम उनके दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचते रहे। किसनदा रिटायरमेंट से पहले या रिटायरमेंट के बाद भी जब तक दिल्ली में रहे, जब ये परिवार क्वार्टर मिल गया, परिवार लेकर के सेपरेट रहने लगे, अलग रहने लगे, तो हर दूसरे दिन उनके यहाँ जाना उनका फिक्स था। स्वयं किसनदा हर सुबह सैर से लौटते हुए अपने इस मानस पुत्र के क्वार्टर में झांकना और हेल्दी वेल्दी एंड वाइज बन रहा है न भाऊ, ऐसा कहना कभी नहीं भूलते थे। और खुद ये तो हर दूसरे दिन जाते थे, लेकिन वो रोज़ सुबह मॉर्निंग वॉक पर जब निकलते थे तो इनके दरवाजे पर आके, और भाऊ क्या हो रहा है, आज कुछ स्वास्थ्यवर्धक भोजन बन रहा है ना, ये कहना नहीं भूलते थे। यशोधर बाबू जब दिल्ली आए थे तब उनकी सुबह थोड़ी देर से उठने की आदत थी, परंतु किसनदा ने उन्हें रोज़ सुबह झकझोर कर उठाना और साथ में सैर ले जाना शुरू किया, और यह मंत्र दिया कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी एंड वाइज। जब दिल्ली आए तो वो लेट से उठते थे और उसके बाद लेट से सोते थे, तो उन्हें रोज़ सुबह वो जगाते थे और कहते थे, देखो जल्दी सोना, जल्दी उठना, ये स्वास्थ्य के लिए और बुद्धि के लिए लाभदायक है। जब यशोधर बाबू अलग क्वार्टर में रहने लगे और अपनी गृहस्थी में डूब गए, तब भी किसनदा ने यह देखते रहना जरूरी समझा कि भाऊ यानी बच्चा सवेरे जल्दी उठता है कि नहीं। जब तक थे उनके साथ तब तक जगाते थे, लेकिन जब वो अलग क्वार्टर लेकर रहने लगे तो भी ये रोज़ सुबह जाते और देखते कि ये जगा है कि नहीं, टहलने गया है, जा रहा है कि नहीं जगा तो जगाते थे। यशोधर बाबू को
यह अच्छा लगता था कि कोई उन्हें भाऊ कहता है। भाऊ मीन्स बच्चा। हर सवेरे वह किशनदा से अनुरोध करते कि चाय पी कर जाए। जब भी आते तो कहते रुकिए, चाय बना, चाय पी करके जाइए। किशनदा कभी कभी इस अनुरोध की रक्षा कर देते, रोज नहीं पीते, कभी कभी पी लेते थे। यशोधर बाबू ने किशनदा को घर और दफ्तर में के विभिन्न रूपों में देखा है। किशनदा का हर समाज के हिसाब से अलग अलग व्यवहार होता था। ऑफिस में होते थे एक कर्मठ कर्मचारी की तरह, जूनियरों से कैसे व्यवहार करना है, सीनियरों से कैसे व्यवहार करना है, हम जोलियों से कैसे व्यवहार करना है वो। और जब ऑफिस से घर पर होते थे तो वहाँ अलग रूप में होते थे, वहाँ मित्र भाई दोस्त जैसे होते थे। लेकिन किशनदा की जो छवि उनके मन में बसी हुई, वह सुबह की सैर को निकले किशनदा की ही है, जो सुबह सुबह कुर्ते पायजामे के ऊपर ऊनी गाउन पहने, सिर पर गोल विलायती टोपी और पाँव में देसी खड़ाऊं धारण किए हुए, हाथ में कुत्तों को भगाने के लिए एक छड़ी लिए हुए हैं। यही उनका फिगर उनके मन में बैठा रहता है अभी तक, जब चले गए मर गए तब भी। गाउन जो होता है, देखे होंगे आप लोग, गाउन समझते हैं, जो आजकल उस फॉर्मेट में शेरवानी आ गया है। ये मान के चलिए शेरवानी की तरह, मैंने ऊपर से नीचे तक गर्म कपड़े को गाउन कहा जाता है, जो शेरवानी का टाइप है उसी प्रकार का होता है। जब तक किशनदा दिल्ली में रहे तब तक यशोधर बाबू ने उनके पट शिष्य और उत्साही कार्यकर्ता की भूमिका पूरी निष्ठा से निभाई। जब तक यशोधर बाबू दिल्ली में थे तब तक ये एकदम उनके परम शिष्य की तरह और एक उत्साही कार्यकर्ता की तरह उनके साथ रहे और हर भूमिका निभाई। किशनदा के चले जाने के बाद उन्होंने ही उनकी कई परंपराओं को जीवित रखने की कोशिश की और इस कोशिश में पत्नी और बच्चों को नाराज़ किया। जब किशनदा दिल्ली से चले गए तो कुछ ऐसी परंपरा थे जो वो अपने घर में मनाते थे, उसको इन्होंने जारी रखा। उसके चलते इन्हें कई बार बीवी बच्चों से के गुस्से का भी सामना करना पड़ा। जैसे कि होली घर पर होली गंवाना, जनेऊ पुण्यों के दिन सब कुमायूनों को जनेऊ बदलने के लिए अपने घर पर आमंत्रित करना, यानी होली के दिन पहले घर घर जाकर के गांव के जो लोकगीत कलाकार होते थे वो गीत इत्यादि गाते थे। और जनेऊ पूजन होता था, ये जो आता है और कहा जाता है पितरपक्ष से पहले, उसको कौन सा त्यौहार कहते हैं, देखिए अभी याद नहीं आ रहा है मुझे। अनंत चतुर्दशी, जिसको अनंत बोलते हैं, उस दिन क्या करते हैं, जो लोग जनेऊ धारण होते हैं उस दिन जनेऊ बदलते हैं, नया जनेऊ धारण करते हैं। तो पूरा विधि विधान से पूजा पाठ होता है, उसके बाद बदला जाता है। तो वो कार्यक्रम वो अपने घर जितने भी वहाँ के कुमायूं मंडल के रहने वाले लोग थे सबको बुलाते थे और अपने यहाँ बड़े धूमधाम से करते थे। रामलीला की तालीम के लिए क्वार्टर का एक कमरा दे देना। रामलीला दशहरे पर हर गांव में पहले रामलीला या हर एक दूसरे गांव में रामलीला होता था, तो उसके लिए पहले रिहर्सल होता था। पात्र जो प्रैक्टिस करते थे, प्रैक्टिस करने के लिए भाई एक सेपरेट रूम चाहिए जहां पर कि कोई डिस्टर्बेंस न कर सके, तो उसके लिए भी वो अपना एक कमरा दे देते थे। ये और ऐसे ही कई और काम यशोधर बाबू ने किशनदा से विरासत में लिए थे। उनकी पत्नी और बच्चों को इन आयोजनों पर होने वाला खर्च और इन आयोजनों में होने वाला शोर दोनों ही सख्त नापसंद थे। ऐसे अनेक कई कार्य जो सार्वजनिक सामाजिक कल्चरल होते थे वो करते थे। और लोग घर आए हैं भाई तो उन्हें चाय पानी इत्यादि तो कराना ही पड़ेगा। लोग अब 2-4-10 लोग अगर इकट्ठा हुए, 20 लोग इकट्ठा हुए तो शोर शराबा भी होगा। होली का गीत है तो शोर शराबा होगा, पूजा है तो शोर शराबा होगा, रामलीला का प्रैक्टिस हो रहा तो उसमें भी शोर शराबा होगा। सीते कहाँ गई सीते है, रावण का वध मैं करूँगा, तो ये सब शोर शराबा होगा ही।
तो ये सब उनके पत्नी और बच्चों को पसंद नहीं था। बदतर यही कि इन आयोजनों के लिए समाज में भी अब कोई खास उत्साह रह नहीं गया है। कहते हैं कि मेरे पत्नी और बच्चों क्या, अब पूरे समाज में इन उत्सवों के लिए कोई खास उत्साह लोगों के अंदर नहीं रह गया है कि नहीं रामलीला मनाना है या जनेऊ पूजन करना है, होली गवाना का तो लगभग अब परंपरा ही छूट गया है। लोग अब इतना बस नशा कर लेते हैं उस दिन, दारू वगैरह पी करके बस डीजे नाच कूद करके इतना अपने आप को बदतर स्थिति कर लेते हैं, वो किसी से मिलने जाते ही नहीं। यशोधर जी चाहते हैं कि उन्हें समाज का सम्मानित बुजुर्ग माना जाए, लेकिन जब समाज ही न हो तो यह पद उन्हें क्यों कर मिले। वो चाहते हैं कि ये जिस प्रकार का समाज है, समाज मतलब कि होली का समाज, जनेऊ समाज, ये जो कार्यक्रम होते रहते हैं, इसी सामाजिकता लोगों में बढ़ती है, लोगों में आपसी भाईचारा बढ़ता है। तो जब जिसके घर भाई लोग आएंगे जाएंगे वो सम्मानित होगा, तो चाहते थे कि मुझे लोग सम्मानित व्यक्ति कहें, लेकिन कहें जब समाज ही नहीं होगा तो मुझे सम्मान कहाँ से मिलेगा। यशोधर जी कहते हैं कि बच्चे मेरा आदर करें और उसी तरह हर बात में मुझसे सलाह लें जिस तरह मैं किशनदास से लिया करता था। वो चाहते थे कि बच्चे मेरा सम्मान करें। सम्मान करने का मतलब कि वो कुछ भी काम करें, कोई चीज़ खरीद रहे हों, कोई चीज़ बना रहे हों, कहीं जा रहे हों, तो मुझसे राय जरूर लें जिस प्रकार से मैं किशनदास से लेता था। यानी कि ये कुछ भी करते थे तो बिना किशनदास से पूछे नहीं करते थे। यशोधर बाबू डेमोक्रेट बाबू है। डेमोक्रेट यानी लोकतांत्रिक है, प्रजातंत्र है, जिसमें किसी पर कोई दबाव नहीं होता है और हरगिज़ यह दुराग्रह नहीं करना चाहते कि उनके बच्चे उनके कहे को पत्थर की लकीर समझें। वो लोकतांत्रिक व्यवस्था विश्वास करते थे और ये नहीं चाहते थे कि जो मैं वो कह दूँ वो बच्चे पत्थर की लकीर माने, लेकिन मुझसे पूछे जरूर, ये वो चाहते थे। लेकिन यह भी क्या हुआ कि पूछा न ताछा, जिसके मन में जैसा आया करता रहा। न कोई कुछ पूछता है न कुछ कहता है, जिसके मर्जी में जो आता है वो करता रहता है। ग्रांटेड तुम्हारी नॉलेज ज़्यादा होगी, लेकिन एक्सपीरियंस का कोई सब्स्टिट्यूट ठहरा नहीं बेटा। कह रहे कि ये ठीक है कि तुम लोगों के पास हमसे डिग्री वाला ज्ञान या शिक्षा वाला ज्ञान अधिक है, लेकिन जो अनुभव का कहीं कोई जोड़ नहीं है, अनुभव का कोई तोड़ नहीं है। निश्चित रूप से मुझे तुमसे अधिक अनुभव है, इसलिए जो भी आपसे बड़ा बुजुर्ग होता है उसका राय जरूर आप लीजिए, मानिए या ना मानिए, उससे किसी भी काम पर आप पूछिए जरूर, वो आपको बताएगा कि क्या उचित है या नहीं उचित है। मानना या ना मानना आपकी बात है, अगर समझ में आया तो मान लीजिए, ना समझ में आया तो मत मानिए, परंतु वो आपको गलत राय, गलत डिसीजन नहीं देगा जो आपका बड़ा होगा। मानो न मानो, झूठे मुंह से सही एक बार तो पूछ लिया करो, ऐसा कहते हैं यशोधर बाबू। और बच्चे यही उत्तर देते हैं, कहते हैं भाई मानो या ना मानो, मैं नहीं कहता कि मेरी हर बात तुम पत्थर की लकीर की तरह मानो, लेकिन झूठे ही सही एक बार पूछ तो लेते हैं कि बब्बा मैं ये करने जा रहा हूँ, पापा मैं ये करने जा रहा हूँ, मैं ये लाने जा रहा हूँ। मैं मना भी करूँ तब भी तुम ला सकते हो, मैं नहीं कहूँ तब भी तुम कर सकते हो। पर बच्चे पूछने के बजाय कहते हैं बब्बा आप तो हद करते हैं, जो बात आप जानते ही नहीं आपसे क्यों पूछें। ये भी कुछ हद तक सही है कि जैसे आजकल नई टेक्नोलॉजी आ गई है, अगर हमें मोबाइल ख़रीदना है तो हम पिताजी से पूछें तो पहले हमें मोबाइल का लाभ हानि उन्हें बताना होगा, समझाना होगा, क्योंकि उनका तो काम बिना मोबाइल का चल जा रहा है लेकिन हमारा नहीं चल पा रहा है। ये बताना होगा कि हमें इसी से अब ऑफिस का काम करना है, इसी से घर का काम करना है, इसी से लोगों को से संपर्क बना करके हमें काम करना है, तो ज़रूर वो समझेंगे, तो आपको कहेंगे कि नहीं ठीक है ले लीजिए, मानिए ना मानिए, लेकिन पूछ तो लेते हैं। परंतु कुछ एकदम पूछते ही नहीं, बताते ही नहीं है। प्रवचन सुनने के बाद यशोधर बाबू सब्जी मंडी गए। यशोधर बाबू को अच्छा लगता अगर उनके बेटे बड़े होने पर अपनी तरफ से यह प्रस्ताव करते कि दूध लाना, राशन लाना, CGHS डिस्पेंसरी से दवा लाना, सदर बाज़ार जाकर दालें लाना, पहाड़गंज से सब्जी लाना, डिपो से कोयला लाना, ये सब काम आप छोड़ दें तो उन्हें अच्छा लगता। खैर चलिए, अब इसका
व्याख्या अगले वीडियो में होगा, जो जल्द ही लेकर के आएंगे। अगर इस वीडियो में कोई समस्या हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।